प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो, अर्थात परावर्तक पृष्ठ यदि जहां से परावर्तन की किरण हो रही है, परावर्तन की क्रिया हो रही है, यदि वह पृष्ठ धंसा है तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो अवतल दर्पण में हमें याद रखना है कि 6 और 2 मतलब यदि अवतल दर्पण का बात होता है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा वो 6 प्रकार का बनेगा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 प्रकार का बनता है। लेकिन यदि उत्तल दर्पण का बात होगा तो उत्तल दर्पण केवल 2 प्रकार से बनेगा, 2 प्रकार से। बट यही प्रक्रिया जो है वो लेंस में क्या होती है? अपोजिट होती है। लेंस में क्या होती है? अपोजिट, अर्थात 2 और 6। उसमें क्या होगा? अवतल लेंस में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अवतल लेंस में 2 प्रतिबिंब बनेंगे और उत्तल लेंस में 6 प्रतिबिंब बनेंगे, 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो इसे देखने के लिए, जानने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? इसे हम लोग देखने के लिए पहले यदि हम लोग अवतल दर्पण को समझने के लिए पहले क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे, अवतल दर्पण का डायग्राम बनाएंगे। तो यह क्या हम लोग का अवतल दर्पण है, यह क्या है? अवतल दर्पण। यह जो है हम लोग का अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव, इसे कहते हैं मुख्य फोकस, इसे वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र दर्पण का ध्रुव। बस हमें याद रखना है कि जैसे जैसे बेटा प्रतिबिंब वस्तु इधर बढ़ेगी, वैसे वैसे हम लोग का प्रतिबिंब इधर की तरफ आएगा। मतलब जैसे जैसे वस्तु दाएं तरफ यदि बढ़ती है, जितना दाएं तरफ वस्तु जाएगी उतना ही बाएं तरफ हम लोग का प्रतिबिंब आएगा। और एक और चीज है कि इसका साइज क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, तो पहले अवस्था में वस्तु हम लोग देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? अनंत पर। कहाँ देखते हैं? अनंत पर। तो पहले वस्तु हम लोग की रखी जाएगी अनंत पर। उसके बाद यदि अनंत पर वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब हम लोग कहाँ बनता है? यफ पर। कहाँ बनेगा? यफ पर। इसको हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति 1 यदि यफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? यफ पर बनेगा। मतलब यदि वस्तु अनंत पर रहती है तो प्रतिबिंब यफ पर बनेगा और बिंदु के समान। और धीरे धीरे हम लोग का यह क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा वस्तु धीरे धीरे। यहाँ पर बिंदु समान हुआ है, यहाँ पर उससे भी बड़ा थोड़ा सा, यहाँ पर बराबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर इधर फिर सबसे बड़ा बनेगा। अब दूसरी अवस्था में वस्तु कहाँ रखी जाएगी बेटा? सी पर। सी से परे रखी जाएगी। जब वस्तु को सी से परे रखेंगे तो देखो एक पॉइंट हम लोग इधर बढ़े, एक पॉइंट हम लोग इधर बढ़े हैं, तो प्रतिबिंब भी जो है एक पॉइंट इधर आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है प्रतिबिंब क्या बनेगा? सी एफ के बीच, सी तथा यफ के बीच में बनेगा। और साइज क्या होगा? बिंदु समान यहाँ है तो यहाँ पर क्या होगा? छोटा। क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? छोटा। उसी तरह हम लोग एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं, कहां पर जाते हैं? सी पर। कहां जाते हैं? सी पर। यहाँ पर एक लिखना भूल गए, यहाँ पर सेकेंड है तो यह भी क्या होगा? सेकेंड। अब वस्तु यदि सी पर रखी जाती है, सी पर, कहां पर? सी पर यदि वस्तु है तो जब वस्तु सी पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब भी हम लोग का सी पर ही बनेगा। और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु क्या बनेगा? बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। अब देखो, अब हम लोग का प्रतिबिंब देख क्या रहा है? पहले बिंदु समान बना, फिर छोटा थोड़ा सा बना, फिर बराबर बना। तो अब इसके बाद जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? और बड़ा बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? सबसे बड़ा बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि वस्तु देखो एक पॉइंट हम लोग इधर बढ़ गए, अब एक पॉइंट और इधर बढ़ते हैं, तो एक पॉइंट और इधर बढ़ते हैं तो देख रहे हैं हम लोग कि वस्तु कहाँ रखी जाएगी? सी एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच। अच्छा, सी तथा एफ के बीच जब वस्तु रखी गई तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से परे बनेगा प्रतिबिंब, सी से परे। और क्या बनेगा? यहाँ पर बराबर था तो इससे बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब की सी से परे बनेगा, वस्तु से बड़ा। अब एक और बचा है, यदि मान लो कि हम लोग क्या करते हैं,
वस्तु को हम लोग यफ पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? यफ पर। कहाँ रखेंगे? यफ पर। तो देखो यहाँ पर सी से परे अर्थात यह रेखा तो खत्म हो गई, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यदि हम लोग यफ पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ बनेगा? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर। अनंत पर। अच्छा, इससे और बड़ा बनेगा, मतलब ज्यादा बड़ा बनेगा, ज्यादा बड़ा, ज्यादा बड़ा बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कहाँ रखते हैं? पी और एफ के बीच। पी एफ के बीच, एफ के बीच। यदि पी और एफ के बीच हम लोग रखते हैं वस्तु, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और वस्तु से बहुत बड़ा। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इस तरह का कुछ हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह का कुछ हम लोग फिर से देख लेते हैं। यदि वस्तु को अनंत पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा और बिंदु के समान। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डालना भूल गए हैं, यहाँ पर थर्ड हो गया तो यह भी थर्ड, यह फोर्थ, तो यह भी फोर्थ, यह सिक्स, अरे सॉरी फिफ्थ, यह फिफ्थ है, तो यह क्या है? फिफ्थ, और यह सिक्स, तो यह भी सिक्स। देखो 6 प्रकार का प्रतिबिंब हम लोग का बना है। अब फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जानना है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनना जानना है, तो इसके लिए पहले वस्तु कहाँ रखी जाती है? अनंत पर रखी जाती है। ठीक है, अनंत पर रखी जाती है, तो इसके लिए हम लोग को आरेख बनाना पड़ेगा। तो आरेख बनाने के लिए सबसे जो उपयोगी होता है वह दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। देखो बेटा, किसी चीज का यदि आप नियम नहीं जानते हो तो वह कार्य करना संभव नहीं होता है, इसलिए हम लोग इस नियम को जानेंगे। इसके लिए हम लोग डायग्राम पहले से ही बना लिए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो हम लोग प्रतिबिंब बनने का नियम देखते हैं। तो प्रतिबिंब बनने का पहला नियम कहता है, देखो बेटा, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। मुख्य, इसे हम लोग कहते हैं यहाँ से यहाँ तक जो ये रेखा होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसे वक्रता, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। इसे दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। इसे देख लेंगे। जो सी होता है, यह जो रेखा है इसे मुख्य अक्ष कहेंगे, जो सी है इसे वक्रता केंद्र, एफ जो है फोकस दूरी, पी जो है दर्पण का ध्रुव। अब हम लोग देखते हैं, तो यह जो पहला नियम कहता है कि हम यदि जो भी हमारे यहाँ से किरण जा रही है हमारे समानांतर जा रही है, मुख्य अक्ष कहता है कि यदि हमारे समानांतर यानी मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी प्रकाश की किरण जा रही है, यहां से परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस। देखो बेटा, प्रत्येक दर्पण में यह नियम वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमेशा लगता है। मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है कि जो भी प्रकाश किरण एफ से आती है, मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। यह कहता है, देखो यदि हम लोग इसको भी मुख्य अक्ष को एक किरण ही माने तो देख रहे हैं कि ये जो सीधे एकदम जा रही है। अच्छा देखो, यह कहता है, सी कहता है कि हमारे यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाएगी, हमारे मतलब सी के यहाँ से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यह कहता है, सी कहता है। अब तुम लोग कहोगे कैसे? तो देखो यहाँ पर यदि हम लाइट बारे तो देखो कि एक छोटा सा यदि दर्पण बने, बस इतना देख रहे हैं, तो ये लगभग एक समतल दर्पण के जैसा बन रहा है। और तुम जानते हो समतल दर्पण पर यदि सीधे कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो वो उसी मार्ग में वापस लौट आती है। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं परावर्तन का दूसरा नियम, I इक्वल टू आर, I इक्वल टू आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट यह वाला, इसको याद रखेंगे हम लोग, इसको याद रखेंगे, और थोड़ा बड़ा कहीं कहीं इसको प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि यह और यह दो तो याद है तो आप हर प्रकार का आरेख बना सकते हो। यह है प्रतिबिंब बनने का नियम। पहले में हम लोग देखते हैं वस्तु अनंत पर है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? दर्पण बनाएंगे, एक दर्पण बनाएंगे, और यहाँ पर P यानी दर्पण का ध्रुव, और F यानी मुख्य फोकस, C यानी वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, C यानी वक्रता केंद्र। तो क्या कहता है? अनंत पर, तो अनंत पर यदि कोई वस्तु है बेटा, अनंत पर यदि कोई वस्तु दूर रखी है, दूर कोई वस्तु है, तो क्या हमें उसका एक निश्चित किरण मालूम चलेगा? नहीं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? एक दर्पण बनाएंगे और एक रेखा ऊपर से लेके जाएंगे और एक नीचे से। ठीक है,
तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से जो है प्रकाश किरण जाएगी दर्पण पर, और यहाँ से भी एक प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, दर्पण पर। तो कहता है कि मुख्य के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, अर्थात ये से होकर गई। फिर वही बात हो गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। देखो लगभग में यफ, तो पृथ्वी में हम लोग कहाँ बनाया है, यफ पर। कहाँ बना है, यफ पर। देखो अभी हम लोग पढ़े हैं कि अनंत पर वस्तु रहेगी तो पृथ्वी में कहाँ बनेगा, यफ पर। तो आ गया ना, पृथ्वी की स्थिति यफ पर, बिंदु के समान लगभग बना है, बिंदु के समान। और इधर बोले कि यदि इधर बनता है तो क्या रहेगा, वास्तविक तथा उल्टा। समझ में आया। अब इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं, एक दर्पण और बनाते हैं। अब हम लोग का दूसरी अवस्था में वस्तु कहाँ रखी जाएगी, अनंत के बाद हम लोग कहाँ पर थे, सी से परे। तो सी से परे वाले का हम लोग देखते हैं डायग्राम। तो सी से परे यानी वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, सी से परे, किसी भी रेखा पर रख दो। तो कहता है सी से परे वाला जो यह कहता है, देखो अब यहाँ पर देखो नीचे तो नहीं है, इसलिए नीचे से प्रकाश की किरण नहीं जाएगी, ऊपर से ही दो, क्योंकि पृथ्वी में बनने के लिए कम से कम कितने प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, 2। तो ऊपर से, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, पहला नियम। और दूसरा नियम हम बताए हैं कि क्या बताए हैं कि आपतन कोण किसके बराबर होना चाहिए, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आपतन कोण किसके बराबर होना चाहिए, हाँ आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। सॉरी चांदा काटते यफ से ऊपर चली जाती है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। और सेकंड क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखो सी से परे जो वस्तु रखी जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग का दूरी क्या है, थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर सी रहेगा हम लोग का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लगभग में सी तथा एफ के बीच में वस्तु कहाँ बने, सी तथा एफ के बीच। मतलब कहने का अर्थ यह है कि यदि वस्तु सी से परे रखी जाएगी, सी से परे, तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, सी तथा एफ के बीच, और उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा, इस प्रकार का हम लोग का प्रतिबिंब बना। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रतिबिंब। नेक्स्ट के लिए फिर एक डायग्राम बना है, पी एफ सी। देखो डायग्राम बनाने के लिए सबसे मेन जरूरी जो होना चाहिए, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी के बराबर होनी चाहिए। मतलब यहां से यहां यदि 2 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब टोटल यह 2 गुना यहां से होना चाहिए, यदि यह 2 है तो यह यहां से 4 होना चाहिए, तभी हम लोग का डायग्राम सही बनेगा। सेकंड में, थर्ड में कहता है यहाँ पर कहाँ वस्तु थी, वस्तु सी से परे के लिए था ना, और यहाँ पर क्या रहेगा, सी पर, कहाँ रहेगा, सी पर, वस्तु सी पर यदि वस्तु रखी जाती है, नियम वही पहला वाला, मुख्य से समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो लगभग में हम लोग का बना सी पर बना कि नहीं, सी पर वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब का बना सी पर ही वस्तु के बराबर, और उल्टा तथा वास्तविक। हम लोग इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या, अरे तो बोलने दो, ये दुनिया है, सुन रहे हो, ये दुनिया है। आप रिस्पेक्ट के चक्कर में भागोगे ना, यदि आप रिस्पेक्ट को मानते हो कि हमें रिस्पेक्ट मिलेगा और नहीं मिलता है तभी तो दुख होता है। हम पहले से ही मान कर बैठेंगे हमें रिस्पेक्ट मिलने वाला नहीं, मिल जाए तो खुश, ना मिले तब भी खुश। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखते हैं, जैसे ठीक है इज्जत पे जो बात किए हम लोग, तो एग्जाम्पल का बात देखते हैं। तो यदि मान लो इज्जत को हम लोग किसी एक मूलतः वस्तु से तुलना करते हैं,
रिस्पेक्ट को हम लोग एक मूलतः वस्तु से, मान लो हम तुलना करते हैं सेब से, किससे? आपके पापा गए मार्केट, आपने उनको बोला, ये आपके मन में चाहत है कि पापा मार्केट गए हमें सेब लाएंगे, और नहीं लाए तो दुख होगा कि नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है। लेकिन यदि हम मान कर न बैठेंगे हमारे पिताजी सेब लाएंगे, तो नहीं लाएंगे तब भी हम सही है, खुश है, और ला देंगे तो और खुश हो जाएंगे। मतलब कहने का अर्थ यदि हम रिस्पेक्ट के पीछे भागते हैं और रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तब हमें दुख होता है, और रिस्पेक्ट के पीछे मत भागो, तब मिलेगा तो खुशी भी, और नहीं मिलेगा तो कोई परवाह नहीं। अब देखिए नेक्स्ट वस्तु, अब हम लोग का सी के बाद कहा जाएगा आगे थोड़ा सा, तो सी तथा एफ के बीच में, सी तथा एफ के बीच में, तो सी तथा एफ के बीच में यदि वस्तु रखी जाएगी तो फिर पहला नियम मुख्य चीज समानांतर जाने वाली प्रकाश की परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। और तीसरा क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखो हम लोग देख रहे हैं कि लगभग में सी से परे ही काट रही है, सी से परे काट रही है, सी से परे काट रही है। तो प्रतिबिंब कहां से बना बेटा? सी से परे, सी से परे। अच्छा बड़ा बना कि नहीं? इसे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और उल्टा 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 तथा वास्तविक, वास्तविक। नेक्स्ट पांचवा हम लोग देखते हैं, दो और बचा है, दो और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग दो और देख लेते हैं। इसके दर्पण है अवतल दर्पण, या क्या है? मुख्य दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस और वक्रता दिन। थोड़ा सा बराबर हम लोग कर लेते हैं इसको, अब सही है बराबर। देखते हैं अब कहां पर वस्तु हम लोग रखेंगे, ये पर, कहां रखेंगे? ये पर। तो ये पर कहता है कि मुख्य के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी? मुख्य, सॉरी रॉन्ग गया, ये तो हम लोग का यहाँ पर ना है जी, यहाँ पर ना है एफ, तो ये पर मुख्य के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। यह कहता है कि जितने डिग्री कोण पर रहती है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। थोड़ा सा हम लोग का एंगल चेंज हो गया है, एंगल बराबर रहेगा तो नहीं, स्केल की जरूरत होना भी नहीं है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर भी प्रतिबिंब, देखो यह रेखा कहीं मिलेगी, अनंत पर जाएगी, तो माना जाता है कि अनंत पर जाकर मिलेगी, और अनंत पर जाकर मिलेगी तो प्रतिबिंब तो जितना दूर रेखा जाएगी उतना बड़ा प्रतिबिंब, तो मतलब वो कहाँ बनेगा? अनंत पर। वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, अनंत पर वस्तु से बड़ा, और उल्टा उल्टा तथा वास्तविक। हाँ नहीं मिलेगा, इधर भी यदि हम लोग बढ़ाते हैं तब भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट, यह 5 है और यह 4 है। 4 में वस्तु कहाँ है? सी एफ के बीच, इसमें कहाँ है? एफ पर। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, लास्ट में वस्तु हम लोग कहाँ रहेगी? पी तथा एफ के बीच। इसके बाद आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, कल देखेंगे, ठीक है। बट इतना ध्यान देना कि रिस्पेक्ट चक्कर में भागना, हमें केवल अपने कार्य को लगना है। देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो उससे समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से देखो। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं वस्तु पी और एफ के बीच, यानी यहाँ पर रखी जाएगी, कहीं भी रखो इसके बीच में। तो कहता है कि मुख्य के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। कहेगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के। तो देखो यहाँ पर यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति है, वो यहाँ से देखे तो इसे लगेगा पीछे से प्रकाश किरण आ रही है, तो इसको हम लोग थोड़ा पीछे बढ़ा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से यदि प्रकाश किरण कोई आ रही है, यदि यहाँ से कोई व्यक्ति दिखता है तो ये इसको लगेगा कि यह भी प्रकाश किरण कहीं पीछे से ही आ रही है, ठीक है, पीछे से ही आ रही है। तो हम लोग देखते हैं कि यह कहीं ना कहीं जाकर काटती हुई प्रतीत होती है ना, प्रतीत होती है यानी आभासी। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, और कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण को भी हम लोग अभी समाप्त कर लेते हैं क्योंकि 2 ही प्रतिबिंब है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, बस इसमें नियम क्या रहेगा कि इसमें वास्तविक में जाती है प्रकाश किरण मुख्य के समानांतर, वहां मुख्य के समानांतर आती हुई प्रतीत होती है। मतलब यहाँ पर जो भी प्रकाश किरण जाती है वहां पर आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो इस नियम को भी हम इसको भी देख लेते हैं, प्रतिबिंब का बनना।
उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का प्रकार से बनता है केवल दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। क्यों दो बनता है अभी हम देख रहे हैं, अभी बताएंगे क्यों दो प्रकार से बनता है, अभी हम लोग देखेंगे। यह क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव। यह क्या हो गया? मुख्य फोकस। यह क्या हो गया? सी वक्रता केंद्र। यह क्या हो गया? दर्पण का ध्रुव, सॉरी दर्पण का ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। ठीक है, इधर मुख्य अक्ष। यह पूरी रेखा क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आप लोग देखो कि सर जी उसमें तो इधर लिखे थे एफ और पी, उसमें इधर और एफ और सी लिखे थे, और इसमें हम लोग क्या लिखे हैं? पीछे लिखे। तो देखो बेटा यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं, यदि कोई गोला कांच है, गोला दर्पण है या गोल आकृति है, तो इसमें हम लोग देखते हैं तो सी खाल की तरफ होता है, मतलब जिधर की तरफ गहराई होती है उधर ही होता है, और केंद्र जो होता है वो गहराई की तरफ होता है। जब इधर की तरफ ही केंद्र होगा तो इधर की तरफ एफ का मान होगा, यानी दोनों एफ और सी दोनों एक ही तरफ, और जिधर एफ होगा उधर ही सी होगा। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होगा? कहता है पहले देखो यहाँ पर दो प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, एक बनेगा अनंत पर, क्या बनेगा? अनंत पर, और एक क्या बनेगा? अनंत, अनंत तथा पी के बीच। अनंत तथा पी के बीच मतलब दर्पण के ध्रुव के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर अनंत पर यदि कोई प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है, तो अनंत पर हम लोग को प्रतिबिंब बनाने के लिए देखेंगे तो यहाँ पर दो वस्तुएं चाहिए, और अनंत पर जो बनता है एक ऊपर से और एक ठो नीचे से। इसमें क्या करता है? मुख्य के समानांतर जाने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा कर लेंगे। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और इसमें भी देखो हम लोग दो रेखा बना लेते हैं। तो कहता है कि मुख्य से समानांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब इससे लगेगा कि यह प्रकाश किरण जो है वह मुख्य फोकस से आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, मुख्य फोकस से, मुख्य से समानांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखो यह पर दोनों बिंदु काटते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पर क्या बनेगा? आभासी। क्या बनेगा? क्योंकि बताया दर्पण के पीछे जो भी प्रतिबिंब बने आभासी। ठीक है, आभासी, और आभासी के साथ सीधा सीधा बिंदु के समान, बिंदु के समान कहाँ बनेगा? एफ पर। कहाँ बनेगा? एफ पर, मुख्य फोकस पर। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें देखो इधर एफ पी सी कुछ नहीं है, इधर एफ पी सी कुछ है नहीं है। जब नहीं है तो हम लोग यहाँ पर देखो न एफ है, न पी है, न सी है, नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसके बीच कहीं भी रख सकते हैं प्रतिबिंब को। तो यह क्या कहेगा कि अनंत और पी के बीच में वस्तु रखे हैं। तो यह भी कहता है कि मुख्य के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में एफ से आती हुई प्रतीत होती है, एफ से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, एफ से आती हुई प्रतीत होती है, और यही आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखते हैं, यदि मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो लगेगा कि इधर से आ रही है, तो इसको भी हम लोग पीछे डॉटेड मिला देते हैं। तो देखते हैं कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब? पी एफ के, पी तथा एफ के बीच वास्तविक, सॉरी आभासी ना जी, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब देखो यहाँ पर भी प्रतिबिंब छोटा, यहाँ पर भी प्रतिबिंब छोटा। तो यदि पूछ दे कि सबसे छोटा मतलब वह कौन सा दर्पण है जहाँ जिसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, तो कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है? जहां पर प्रतिबिंब को हमें छोटा देखना है। जैसे चौराहे पर जो लगा होता है दर्पण, उसमें देखते हो कार वगैरह छोटी छोटी दिखती है ना, तो उस वहां पर कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। गाड़ी के मिरर में, बाइक के मिरर में क्या लगा होता है? उत्तल मिरर होता है, मतलब कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो इस तरह का मतलब प्रयोग है। अवतल दर्पण का प्रयोग जहां पर वस्तु को बड़ा और छोटा दोनों देखना है, एक ही दर्पण से, मतलब पास करे तो बड़ा, दूर करे तो छोटा, पास करे तो बड़ा, दूर करे तो छोटा। मतलब ऐसा दर्पण जिसे तुम पास लाओ। तो देखो दाढ़ी जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं? पास लाकर देखते हैं ना। जब पास लाकर देखते हैं तो वह कौन सा दर्पण है? अवतल। पहचान क्या है कि यदि देखते इसको टच करते हो और खाल लगता है, हल्का गहराई लगता है तो अवतल, और हल्का ऊंचा लगता है तो उत्तल दर्पण। आज क्लास समाप्त करते हैं। कल हम लोग दर्पण से संबंधित अभी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जैसे चिन्ह परिपाटी वगैरह है, इसको खत्म कर समाप्त करने के बाद क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल, उसके बाद लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, सब बताएंगे।